बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए और डुअल नेचर में कुछ नहीं आता है, डज नॉट मैटर, बिकॉज इस वीडियो के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भाई ये लाइट वेव है या पार्टिकल। इस क्लास में बस एक सिंपल सी सवाल का हमें जवाब निकालना है कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल। आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया ना, बुरा मत मानो। यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल्स है, 2-3 फॉर्मुलाज है, उनको याद करना है और बस आपको थ्योरी समझ जाना है। कैसे? यहाँ आप हो गए, आपका फोन हो गया, सब कुछ एक वेव है। हाँ वेव है, हम अभी फाइंड आउट करेंगे। कभी लाइट वेव की तरह बिहेव करती, कभी पार्टिकल बन जाती है। हम देखने वाले, इस पजल को सॉल्व करने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, बहुत आसान सा है। सो गेट रेडी, आज बिल्कुल लॉजिकल बातें होंगी, कोई ज्यादा टफ ये चीज नहीं है और इससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। लाइट एक्चुअली में है क्या? तो कहा गया है कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। यानी पार्टिकल यानी कुछ मटेरियल भी है लाइट, और वेव यानी कि एनर्जी भी है लाइट। यानी लाइट डुअल नेचर शो करता है, दो नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी वेव का भी। यहाँ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले आती है मैक्स की प्लैंक्स फोटोन थ्योरी। इसमें क्या बताया गया कि आपका एक रे है बिल्कुल। तो जो रे होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। यानी कि जो लाइट एमिट होती है, मान लीजिए ये बल्ब लगाया हमने, ये जो लाइट्स एमिट हुई, ये जो लाइट है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या बेसिकली क्वांटा कहते हैं। 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, इस तरीके से क्वांटा यानी एनर्जी पैकेट्स है वो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप खुद से बता सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई रे आ रही है, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आएगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, अगर कम फ्रीक्वेंसी से आएगी तो कम एनर्जी होगी। या ऐसे समझिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इसीलिए हम लोग ई को क्या लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एनर्जी। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इज इक्वल टू लगा देंगे, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। और ये एच जो है आपका कांस्टेंट लगा है, तो ये कांस्टेंट है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, इसका यूनिट होता है। ठीक है, और ई क्या है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये होगी मैक्स प्लैंक्स फोटोन थ्योरी। अब यहां पर अगर हमने लाइट को फोटोन माना है, यहां हमने लाइट को क्या फोटॉन्स माने हैं कि लाइट छोटे छोटे फोटॉन्स से मिलकर बने हैं, तो अब इन फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि ये जब मास इनका क्या होता है ना, 0 होता है अगर ये रेस्ट पे रहते हैं, यानी कि जब मोशन नहीं कर रहे होते तो इनका मास 0 होता है, लेकिन जब मोशन कर रहे होते हैं तो इनका मास कुछ आता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि मोमेंटम, जो फोटोन का मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला याद रखिए, पी। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी, और ये फॉर्मूला आता है h/λ। तो ये है मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी इस फोटोन का, जो हम ये फोटॉन्स लेके चल रहे हैं ना, इसके बारे में हम चीजें जान रहे हैं। अगर ये रेस्ट पे है तो 0 होता है, मोमेंटम कितना होता है, p इज इक्वल टू h/λ होता है। एनर्जी क्या होता है फोटोन का, अभी हमने जाना, E इज इक्वल टू h न्यू होता है एनर्जी। और यहाँ पर जो आपका न्यू होता है, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और स्पीड यहाँ स्पीड ऑफ लाइट यानी c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि हम क्लास 11th में ये सब चीजें डिराइव करते हैं। मगर यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है c/λ। ये तो आपको पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो न्यू की जगह यानी आपकी फ्रीक्वेंसी की जगह आप c/λ भी लिख सकते हैं, यानी E इज इक्वल टू एच c/λ हो गया आपका ये एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसी को आपको मैंने करके बड़ा करके दे दिया है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि जो फोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यानी ये जो आप छोटे छोटे फोटॉन्स देख रहे हैं, ये फोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि ये किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर इनमें चार्ज होता तो जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते तो ये तो कुछ डिफ्लेक्शंस वगैरह शो करते, मैग्नेटिक फील्ड में डालते तो कुछ डिफ्लेक्शन शो करते, मगर क्योंकि आपके फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। नाउ यहाँ पर आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और प्लैंक
का एक इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, जो अभी हमने ये वाला पढ़ा, और ये आइंस्टीन का हम पहले से ही जानते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन की बात में हम लोग हमेशा ही E की बात कर रहे हैं, इसीलिए दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पे एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा होती है, तो न्यू की वैल्यू आप लिख दीजिए एच सी बाय लैम्डा हो गई, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर चलेगा। अब ये वाला सी और ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, अब एक ही सी बचेगा, इसीलिए एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी होगी, और यहाँ पर एम सी क्या होता है, यहाँ पर वो होती है पी, यानी कि आपकी मास इनटू में वेलोसिटी क्या होता है, आपका पी होता है, मास है ये, और सी क्या है, वेलोसिटी है, इसीलिए आपका एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी फाइनल, आपका ये भी एक आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज भी याद आपको करते चलना है। यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बताया है, यहाँ फॉर्मूला बताया है, यहाँ एक फॉर्मूला है, और एक यहाँ अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। अब बात करते हैं हम एमिशन की। एमिशन क्या होता है, देखिए किसी भी मेटल प्लेट को, मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एमिट करवाना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है। तो पहला एमिशन होता है कि किस तरीके से आपको ना इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने हैं। तो एक तरीका होता है थर्मो आयोनिक एमिशन, यानी कि अगर आप सफिशिएंट हीट देंगे ना, मान लीजिए ये है आपका मेटल प्लेट, आपने इसको सफिशिएंट हीट दिया, जितने सफिशिएंट हीट देंगे उस हिसाब से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलेंगे, एमिट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको कहते हैं थर्मो आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने सफिशिएंट हीट दी है, और सफिशिएंट हीट इन द सेंस कि ना ज्यादा कम होनी चाहिए, ज्यादा हो वो चले लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, जितनी चाहिए उसको उतनी हीट दीजिएगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एमिट करेगा वो मेटल। नाउ यहाँ पर आती है फील्ड इमिशन, किसको कहते हैं, तो ये तो एक तरीका हो गया थर्मोआयनिक एमिशन। फिर एक तरीका होता है फील्ड एमिशन, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलवाते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यहाँ पर आपने सफिशिएंट हीट देके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और फील्ड एमिशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं सरफेस पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन जो अंदर के साइड है, इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स है, वो कभी नहीं निकलते हैं, कब निकलते हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है, यानी सबसे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कुछ भी आप करेंगे तो सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अंदर वाले क्यों निकलेंगे भाई, जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठे रहेंगे ना, वो उनके लिए जल्दी है निकलना, तो वो जल्दी निकलते हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते हैं। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। यहाँ पर जो आपका मेटल है उसमें आपको क्या निकलवाना है, इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, इसलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में निकलेगा, एमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे निकली है, फील्ड एमिशन से, यानी स्ट्रॉन्ग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तब इलेक्ट्रॉन निकली है। इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू की जगह आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो F इज इक्वल टू ई हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं आपके सेकेंडरी एमिशन की। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यानी अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हीट देने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, मगर यहाँ सेकेंडरी एमिशन में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। कैसे, यहाँ होती है क्या, आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को इस पे फेंक के मारा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ये तीन चीजें तो ठीक है चलो, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी इसका मतलब है फोटो मीन्स लाइट, यानी लाइट के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर जब सफिशिएंट एनर्जी की लाइट, अब एनर्जी क्या होता है, H इंटू में न्यू, तो सफिशिएंट एनर्जी की लाइट जब इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है, इनको चाहिए थी 300 जूल, और ये अगर 300 जूल की लाइट जो है वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इनको चाहिए थी 300 जूल और ये प्रोवाइड कर रहा है 400 जूल की, तो ये तो जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इसको 300 जूल चाहिए निकलने के लिए, और अगर ये 200 जूल लेके आया हुआ है, अगर ये 299 जूल भी लेके आया है ना, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बोलेगा मेरा मिनिमम प्राइस तो इतना है कि 300 जूल दोगे तो मैं निकलूंगा, ज्यादा दोगे तो हाँ ज्यादा तेजी से निकलूंगा। अगर आप, मेरा कैपेसिटी है 300 जूल का, कैपेसिटी इन द सेंस यहाँ पर मेरे को चाहिए 300 जूल, और अगर आप 1000 जूल लेके आए तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लाइट के से आप कैसे निकाल सकते हैं। और ये अब की बार जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए थर्मो आयनिक एमिशन में जब आप हीट से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो थे थर्मो आयन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकले वो है फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हैं। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपके फोटो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और फिर इस प्रोसेस से जो करंट जनरेट होती है ना, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकले वो है फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा इफेक्ट हुआ वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस से जो आपके करंट जनरेट करवाते हैं ना लोग, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, यानी जो आप इस पे फोटोन डाल रहे हैं, ये हमेशा ही बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए वर्क फंक्शन के। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसका 300 जूल चाहिए इसको, अगर आप 299 जूल भी लेके आएंगे तो ये नहीं निकलेगा। इस 300 लेके आइएगा तो हाँ निकल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा आप लेके आ सकते हैं, उसके बराबर लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे कम लेके नहीं आ सकते हैं। तो यही यहाँ लिखा है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। इक्वल भी चलेगा वर्क फंक्शन के। अब ये वर्क फंक्शन समझा देती हूँ। वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, अभी जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया ना, उसी को थोड़ा सा आपको फिजिक्स के टर्म्स में बताती हूँ। वर्क फंक्शन का होता है इसको डिनोट करते हैं W नॉट से, जिसको जूल में ही हम करते हैं बिकॉज ये ऑब्वियसली एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट जूल होता है वर्क फंक्शन का। यहाँ पर होती है मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको मिनिमम कितनी एनर्जी लेके चलनी पड़ेगी, और ये डिपेंड करता है कि उस प्लेट पे कौन से मटेरियल का प्लेट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे यहाँ पर 300 जूल में मान जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर हम किसी और मेटल को लेते क्या पता वो 500 जूल में मानते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का प्लेट ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसलिए न्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। यानी यहाँ पर क्या है, एनर्जी जो मिनिमम आपको चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाए, और यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर है W नॉट, यानी वर्क फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, H इंटू न्यू नॉट के बराबर है। और यहाँ पर जो आपका न्यू है यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, या तो जितनी थ्रेशोल्ड है यानी कि जितनी इसको चाहिए उसके बराबर होनी चाहिए, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फिर एक आती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। और यहाँ आती है कैच की, यहाँ पर जो तब से हम लोग मिनिमम एनर्जी बोल रहे थे, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ भी मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए? नहीं, ध्यान से समझिए आपका वेवलेंथ क्या होता है। वेव जो आपने देखा होगा, कुछ वेव्स ऐसे ऐसे चलते हैं, कुछ वेव्स ऐसे ऐसे चलते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताने वाले कि ए जो है और एक बी है, इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये मैक्सिमम हमने क्यों लिया है। देखिए ई जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ये तो आपको इस फॉर्मूला से ही पता चलना चाहिए था, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ ई जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और अगर ई बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। यानी कि अगर आप लैम्डा बढ़ाते हैं तो एनर्जी आपका घट जाएगा। ये जो आपका इंसिडेंट लैम्डा होना चाहिए, यानी जितना जो ये लाइट आ रही है, आप जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भेज रहे हैं, वो लाइट जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ होनी चाहिए उससे बराबर या कम होनी चाहिए जितनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें मिनिमम है और किसमें मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपकी एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। दैट इज ई इक्वल टू जो एच न्यू हम लोग यूज करते हैं ना, उसके बाद मैंने आपको बताया न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इसी सेम चीज को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों की कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो क्यों ना हम लोग वैल्यू पुट करके, यहाँ एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके ही याद कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 की पावर -26 बाई लैम्डा। और यहाँ पर ये जो होती है वो होती है जूल मीटर में, और ये लैम्डा होता है मीटर में, और ये ई जो है वो ऑब्वियसली एनर्जी आपका जूल में होगा। और इसको आसान बनाने के लिए अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, और यहाँ लैम्डा को अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे और ई को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, तो आपके ये वैल्यू आप लिख सकते हैं 12375 बाई लैम्डा या फिर 12400 बाई लैम्डा अप्रॉक्स लेके। ठीक है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आई बटन पे लिंक भी दे दूंगी, वो आप चैप्टर देख सकते हैं। मैंने उसको 1 घंटे में कंप्लीट करा दिया है 1 शॉट में, जैसे अभी इसको करा रही हूँ। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम का क्या वैल्यू होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। वही सेम चीज को जैसे अभी हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा है, वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और यहाँ लैम्डा भी अगर आप नैनोमीटर में लेके चलेंगे तो कितना आता है 1240 बाय लैम्डा होता है। ये आपको याद रखना है। 1 नैनोमीटर के बराबर होता
होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज दिए हैं। क्वेश्चन जिस आपको यूनिट में दे वो वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। अब हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी यानी लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है, कितनी इंटेंस है या फिर डिम है, यानी बिल्कुल सुस्त सी लाइट है वो। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड। यानी जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि लाइट तो बहुत ज्यादा चमकीली है, यानी कि उस लाइट में से बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं वो 1 सेकंड में बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। और वही जो लाइट डिम है कि यार ये तो बहुत ही धीमी लाइट है, तो उनमें से फोटॉन्स कम संख्या में एमिट हो रहे होंगे, यही इसका मतलब है। तो इंटेंसिटी का अगर बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा तो एनर्जी बाई एरिया इनटू में टाइम होता है। यहाँ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, ये पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, इसलिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन में एरिया। इसीलिए पावर की क्या होती है, वॉट होती है यूनिट, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने बस निकालने के लिए बताया, मगर आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बस आपको ये यूनिट जानना है। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितने फोटॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, यानी कि अगर 1 सेकंड में 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो वो ज्यादा ब्राइट होगी। वही अगर कोई 1 सेकंड में 10 ही फोटॉन निकाल पा रहा है तो वो कम ब्राइट होगा ऑब्वियसली। तो ये होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये एक बहुत ही अच्छा जो है दैट इज हॉलबॉश और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन, जो कि पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता है, कुछ कुछ बच्चों को, मगर ये बहुत आसान है। मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल सा है। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने लगा दिया वायर। यहां पर ये है हमारे 2 प्लेट्स और हमने लगा दिए हैं वायर, जहां पर हमने इसको अटैच कर दिया है बैटरी से। और क्योंकि हमने बैटरी से इसको अटैच किया है, इस पे ध्यान मत दीजिए कि वोल्ट मीटर एम्प मीटर क्या लगा हुआ है। बस आपको, अगर मैं आपको इतना ही कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं ऐसा करती हूँ, इन सबको मिटा देती हूँ। तो ये जोड़ दिया आपने बैटरी से, बस इतना अभी समझिए, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगी वो क्या है। तो क्या देखा गया, आपने क्या किया ना, लाइट इस पे डाले तो अंदरूनी प्रोसेस क्या हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। जब लाइट इस प्लेट पे पड़ी ना तो इनमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। जब लाइट पड़ी सफिशिएंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की या फिर वेवलेंथ की लाइट जब पड़ी तो क्या हुआ, इस मेटल प्लेट में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन छूट के एमिट हुए, बाहर निकले। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए। क्यों गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है। तो क्योंकि बैटरी लगा रखी है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर से समझा रही हूँ, लाइट पड़ी मेटल पे, मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल के अब जा रहे हैं आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचेंगे, ये सर्किट का पार्ट बन जाएंगे और आपका करंट का फ्लो हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, एक ओपन सर्किट है ना। आप देख सकते हैं यहां पर है। क्लोज सर्किट क्या होता है, जब आपका वायर जो होता है यहां से अगर यहां तक कनेक्टेड रहता है तो वो क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट होती। ये क्या है, ओपन सर्किट है, यहीं तक तो चीजें हैं, यहां से यहां तो खाली है, ये तो ओपन सर्किट है। फिर कैसे आपका करंट पास हो गया, ये पास हो गया आपके लाइट से, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन, लाइट ने इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री कराए, इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के कारण, बैटरी के कारण, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागे और फिर ये इस सर्किट का पार्ट बनके करंट का फ्लो करवा दिया इन्होंने। तो ये जो प्लेट होता है ना आपका, जिस प्लेट के कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको क्या बोलते हैं, एमिटर प्लेट बोलते हैं, कि ये एमिट कर रहा है तो एमिटर प्लेट, और जो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं उसको कलेक्ट जो कर रहा है उसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, डिनोटेड बाय कैपिटल C, और एमिटर प्लेट को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही है कि ये एक ओपन सर्किट है। फिर करंट कैसे फ्लो किया, तो ये है वो प्रोसेस। और ये जो आपका ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज का ट्यूब बोलते हैं। इससे जो अब करंट प्रोड्यूस हुआ ना, आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स से जो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ ना, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, जब हम करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करंट को हम स्मॉल आई से डिनोट करें और इंटेंसिटी को कैपिटल आई से डिनोट करें, तो क्या देखा गया कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। यानी कि आपका आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी कि जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका करंट भी ज्यादा होगा, जब इंटेंसिटी कम होगी तो आपकी करंट भी कम प्रोड्यूस होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, यानी जब इंटेंसिटी कम होती है तो यानी जो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ये एमिट कर रहा है वो भी कम एमिट कर रहा होगा, और क्योंकि कम एमिट कर रहा होगा तो देखिए यहां पर ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहे हैं, करंट को ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। इसीलिए अगर फोटॉन्स की संख्या कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
कम इजेक्ट होंगे, और अगर फोटॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उससे ज्यादा करंट पास होगा, इसीलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट के। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ। नाउ सेकंड ग्राफ ना थोड़ा सा, ये क्या है, आपके ओम्स लॉ का आपको ग्राफ याद होगा, आई और वी के साथ आपने ग्राफ बनाया होगा, क्लास 10th में भी हम लोग बनाते हैं, और यहां तक कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें भी देखा होगा। उसमें क्या होता है, जब आई और वी का ग्राफ बनता है तो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। मगर यही एक ऐसा ग्राफ है जहां पर आपका जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है, यानी आपका जो आई और वी का जो ग्राफ है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है ये बता देती हूं। यहां पर क्या है आपका, यहां से यहां तक अगर मैं बताऊं तो जब ये V0 है, जब V0 है यानी अगर आपने यहां बैटरी नहीं लगा रखी है ना, फिर भी इसमें करंट पास होता है। यानी कि अगर आपने बैटरी नहीं भी लगा रखी तब भी आप देख सकते हैं कुछ करंट जो है अभी भी पास होता है। फिर जब आपने बैटरी लगाई है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी जो खुद से काम कर ले रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई है तो बढ़ेगा, और उसके बाद सैचुरेट हो जाता है, यानी कि अब नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये हो गई सैचुरेशन करंट। बिकॉज ये सैचुरेशन क्यों आती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपका मेटल है वो इजेक्ट कर सकता था उतने इजेक्ट कर चुका है। 100 में से 100 आपके इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल चुका है। अब कितने निकालेगा, अब तो लाइट मारते रहिए थोड़ी, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका है, तो बस अब सैचुरेशन हो जाती है करंट की, अब करंट आगे फ्लो नहीं करता है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, है ना। अब ये पीछे वाला ग्राफ किस चीज का है, आपने क्या किया, बैटरी को रिवर्स लगा दिया। रिवर्स यानी कि ये जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बना रखा है इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको आपने नेगेटिव बना दिया। तो क्या होगा, आपने क्या किया है, उल्टा लगा दिया है। तो अब उल्टे से क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव लगाया तो ये वाले पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाले पे क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर आप जो लाइट डाल रहे हैं वो तो इसी पे डाल रहे हैं, और अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये प्लेट भी नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाना ही नहीं चाहेंगे भाई, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। यानी कि आपने जब यहां पर आपका जो बैटरी है वो उल्टा कर दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं। फिर भी 2-3 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते थे, मतलब रिपेल करते 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 पहुंच जाते थे, मगर आपने इतने वोल्टेज आपने उल्टे में दे दिया इसे कि अब जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे तेज वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और क्योंकि अगर ये कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं तो करंट कहां से फ्लो होगा, उसके बाद करंट हो जाएगा 0। इसी को यहां पर ग्राफ में प्लॉटेड है। यानी कि जिस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि आपका V0, यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट तक दम लगा के भी ना पहुंच पाए, उसको वो वाला पोटेंशियल जो होता है आपका, वो वाला वोल्टेज जो होता है वो होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने बैटरी उल्टी लगा दी तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच जा रहे थे, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की तरफ चले जा रहे थे, मगर क्योंकि आपने बैटरी उल्टी लगा दी है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ही भाई नेगेटिव के पास क्यों ही जाएंगे, और फिर भी अगर कोई दम लगा के चला भी जा रहा है तो 100 में से 100 तो दम लगाएंगे नहीं, 100 में से चलो 5 दम लगा के पहुंच भी जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ नीचे गिरेगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी पहुंच नहीं पाएगा आपके कलेक्टर प्लेट तक। ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये क्या है, रिवर्स बैटरी जब आपने लगाई, और ये वाला ग्राफ आपने फ्रंट जब सही से बैटरी लगाई थी वो मैंने आपको समझा चुकी हूं। तो वही है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको V0 से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। यानी कि एक बेसिकली ये कट ऑफ ही तो कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि जो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू एक कलेक्टर प्लेट वोल्टेज की, ताकि जो फोटो करंट है वो 0 हो जाए, वो बनना बंद हो जाए, फोटो करंट अब नहीं बनेगा। इतना कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की होती है ना वो भी कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाती है। W = QV फॉर्मूला होता है। W जो है यहां पर क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी = QV। यहाँ Q क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, और V क्या है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, E × में V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आपको ये वाला भी ग्राफ समझ आ गया होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर
मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स, जो कि अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में, प्रेडिक्टिव ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, पीवाईक्यू, प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ आई इन ग्राफ, यानी आई का ग्राफ में कैसे वेरिएशन होता है। तो क्या देखा गया ना, हमने दी 3 अलग अलग इंटेंसिटी, पहले कम इंटेंसिटी, फिर थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर और इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो भी क्या देखा गया ना कि अलग अलग इंटेंसिटी पे पहले मतलब अगर कम धीमी लाइट अगर हम दे रहे थे, फिर क्या देखा गया कि तेज लाइट दिया तो भी देखा गया कि सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी सेम ही पोटेंशियल पे तीनों ही इंटेंसिटी के लिए आपका रुक जा रहा है सेम। ये कैसे हो सकता है, यानी कि आप तो किस पे डिपेंड करता है, आपके न्यू पे, यानी कि आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी अगर बहुत चमकीली लाइट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चमकीली, तो उसमें क्या होता है, आपका फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, और फोटॉन्स की संख्या ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है यानी ज्यादा आपका करंट पास होगा। इसीलिए यहाँ जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए आपका करंट ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि आपका के मैक्स और जो वी नॉट है, यानी जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो तो फिक्स्ड है, यानी आपका वी नॉट और के मैक्स जो है वो आपका आई पे डिपेंड ही नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। आई जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, यानी इसको फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, यानी कितनी चमकीली लाइट आ रही है, इससे फर्क पड़ता है। तो इस ग्राफ से ये क्या प्रूव हो गया कि आपके इंटेंसिटी पे ये सब चीजें डिपेंड नहीं करती है, आपके कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं वो डिपेंड, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं, आप कितने इंटेंसिटी से कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंस है उससे फर्क पड़ता है ना। अगर फ्रीक्वेंसी पहला जो V1 फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो उसको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है, वही अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो उसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है, और उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो उससे भी ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है। इससे ये प्रूव हो गया है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप फॉर्मूला भी देखे होंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो अगर E बढ़ेगा यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसीलिए तो आपका V नॉट भी यहाँ बढ़ते जा रहा है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आप क्या जान रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब स्पीड बढ़ाना होता है, का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहा। देखिए ये वाले में क्या हो रहा था, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दे रहे थे, मगर यहाँ जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ा रहे, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ताकतवर करके भेज रहे हैं। तो यहाँ देखिए उनको रोकने में दिक्कत हो रही है, रोकने के लिए आपको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन थे, अब आप क्या करें 200 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, लेकिन वो 200 इलेक्ट्रॉन कोई काम के नहीं है भाई, उन 200 को भी ये बिल्कुल जितना 100 को रोकने में जितना पोटेंशियल लग रहा था उतना ही 200 को रोक ले रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन ही थे, 100 इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मान लीजिए यहाँ कुछ पोटेंशियल लगा, अब की बार इन्हीं 100 इलेक्ट्रॉन को और ताकतवर बना के भेजा गया, क्वांटिटी नहीं बढ़ाई गई, क्वालिटी बढ़ाई गई है ना। तो अब यहाँ पर अगर एक और 2 और ग्राफ है, लास्ट है बस, ये ग्राफ खत्म और बस चैप्टर आगे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, जब आप इंटेंसिटी और वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ निकालेंगे तो क्या पता चल रहा है कि इंटेंसिटी और जो आपका वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ निकालेंगे तो ये भी स्ट्रेट आएगा। क्यों स्ट्रेट आएगा, क्योंकि आप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ना। करंट कैसे बढ़ता है, फिर से समझा रही हूँ, करंट कैसे बढ़ेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। इस वाले केस में आपका करंट बढ़ेगा, वी नॉट तो सेम रहेगा। करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका ई बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, आप तो इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, ना कि आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आई सेम रहता है। यहाँ आपके फ्रीक्वेंसी और आई का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ वी नॉट और इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से ये सब चीजें बताई गई है। इन्होंने क्या बताया कि जैसे ही यहाँ पर गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, जब टाइम लैग ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकंड का होता है, बहुत कम का टाइम लैग होता है, यानी कि जितना अगर सफिशिएंट इस पे गिरा है एनर्जी तो ये पक्का ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जो ई इंसिडेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वी नॉट और प्लस में के मैक्स के बराबर होता है। जहां ई का फॉर्मूला अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ा है हमने, दैट इज ई इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ एच न्यू लिखते हैं, वी नॉट क्या होता है, एच
एंड न्यू नॉट होता है। और k क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv², ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हैं भाई, तो ये हाफ mv² हमने लिख दिया। अब ये जो h न्यू नॉट है इसको इधर ले जाते हैं, तो h न्यू माइनस का h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। h इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन, और न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², तो 2h जो है, फिर यहाँ से अगर आप m यहाँ ले जाएंगे 2 और इस तरफ ले जाएंगे तो आपका ये बनेगा और इज इक्वल टू v² बनेगा। तो v क्या हमने निकाला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला निकल गया 2h न्यू माइनस का न्यू नॉट डिवाइडेड बाय m। ये आपका एक और फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकल गया। यहाँ क्या हो रहा है, आपका 1-on-1 कोलिजन हो रहा है। यहाँ एक जो है वो दूसरे से टकरा रहा है, 1-on-1 कोलिजन हो रहा है। एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से आपके टकराता है। फोटोन का मतलब जो आपकी लाइट रे आ रही है उनमें क्या होती है, फोटॉन्स होते हैं। वो फोटोन, एक फोटोन जो है आपके एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, दूसरा फोटोन जो है वो आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। और जब 1-on-1 कोलिजन होती है तो एक से एक टकराए तो एक ही बाहर निकलेगा, ये वाले से ये वाला टकराए तो यही बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से 1-on-1 कोलिजन होती है जहां फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग कोलिजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 2 फोटोन हमने फेंके हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले। हो सकता है आपने 2 फोटोन तो फेंके इसके ऊपर लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकले। क्यों ना निकले? हो सकता है कभी कभी ये अब्सॉर्ब कर ले, ये सरफेस ही अब्सॉर्ब कर ले उन 2 फोटोन को, या फिर हो सकता है क्रिएट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे कि हम 100 फोटोन भेजेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप 100 फोटोन भेजेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस तरीके की चीजें चलती हैं। अब एक ग्राफ आता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसिडेंट एनर्जी होता है आपका, वो होता है W0 और K प्लस में K मैक्स के बराबर। और W0 वगैरह मैंने समझा रखा है कि क्या है, आपका जो आपका वर्क फंक्शन होता है, जो मिनिमम चाहिए होता है, वो सब है ना। तो आपका जो इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, W0 और प्लस में K मैक्स के। यहाँ अगर आप K मैक्स को उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी को इस तरफ ले आएंगे ना, तो आपको ऐसा मिलेगा K मैक्स इज इक्वल टू E इंसिडेंट माइनस का W0। तो K का क्या होता है, EV होता है, तो EV0 लिख दिया आपने। और यहाँ पर इंसिडेंट जो होता है उसका क्या बोलते हैं, H न्यू बोलते हैं, और W0 का होता है H न्यू नॉट होता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को E से डिवाइड करेंगे और आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। जब आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा तो अगर आप ग्राफ का आपको फॉर्मूला पता होगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, तो यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे तो v0 जो है वो आपका y है, h बाई ई न्यू जो है वो आपका mx है, और h बाई ई न्यू नॉट है वो आपका c है। तो आप यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, जो आपका y एक्सिस है v0 है तो y एक्सिस पे आपने v0 रख लिया, फिर आपने x एक्सिस पे न्यू रख लिया तो x एक्सिस पे न्यू है। m क्या होता है आपका, m है आपका h e, यानी आपका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, h बाई ई है आपका स्लोप। और यहाँ पर जो c होता है, c क्या होता है, वो इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट यहाँ आपका नेगेटिव है, यानी आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव होने के कारण आपका ये h बाई ई न्यू नॉट है ये नीचे नेगेटिव है। और अगर आप ये स्लोप और इसको ऐसे मिला के देखेंगे ना तो ऐसा बनता है। लेकिन ये क्या है आपका, ये वाला पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो ये वाला जो ग्राफ है ना ये मैथमेटिकली सही है, यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो c आपका इंटरसेप्ट है, जहां पर वो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वैल्यू जा रही है, मगर ये वाला पॉइंट क्या है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप यहाँ साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ये वाले नीचे वाले ग्राफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कुछ भी देने वाले हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। तो अगर आप ये वाले को मेंशन नहीं करें, एग्जाम में मेंशन करना है, बट यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये ना भी रहे तो क्या आपके बुक में ग्राफ दिया जाता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया जाता है, जहां आप क्या बस ऐसे इमेजिन करिए कि कुछ समय तक आपने कुछ फ्रीक्वेंसी दी, ये नहीं निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही इसको मिलेगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो ये हो गया, और ये कैसे ग्राफ हुआ वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, यहाँ पर क्या है, हम ना सोर्सेस की इंटेंसिटी कैसे है वो देखेंगे। तो यहाँ पर अगर पॉइंट सोर्स हम लेंगे, फिर एक आपका लाइन सोर्स लेंगे, एक आपका प्लेन लेंगे, उससे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट सोर्स का देखेंगे तो इसमें क्या है, पॉइंट सोर्स से ना हर डायरेक्शन में ऐसे 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 निकलेगा, तो आपको क्या एक सर्कल आपको देखने को मिलेगा। तो आई जो है वो पावर अपॉन में एरिया होता है, एरिया क्या है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको एक स्फीयर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर के स्क्वायर से, है ना। अगर आप लाइन सोर्स की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ट्यूब लाइट लेके ऐसे रख दिया, तो वो क्या है, बिल्कुल गोले में आपको देगी लाइट, यानी कि आपका सिलेंड्रिकल चीज बनने वाली है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या देखा गया, P बाई ए करेंगे तो P बाई 2 पाई आर एल करेंगे, जो कि आपके सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। तो आई जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। फिर यहाँ अगर आप कोई प्लेट लेंगे, यानी कि ऐसे लंबा सा कोई प्लेन सरफेस लेंगे, इन्फिनिटी सोर्स से कोई चीज आ रही है, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी इसको तो रेडियस से फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितने आपके फोटोन एमिट हो रहे हैं, ये क्या होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ फोटोन, जैसा नाम कह रहा है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय टाइम, जितने से हो रहा है ना। तो देखिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यार पूरे चैप्टर
चैप्टर में इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स कितने होंगे, इज इक्वल टू एन एच न्यू होगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, जो न्यू है, न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना, तो एन एच सी बाई लैम्डा लिख दिया आपने। फिर जब आप इसको एन को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ फोटोन हो गया, और ई को इस तरफ ले जाएंगे तो ई लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा, जहां पर अगर आप एच सी की वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज एच भी क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो अगर आप वैल्यू पुट करके फाइनल निकालेंगे ना, तो आपका एन की वैल्यू आती है 5 इंटू में 10 की पावर 24 ई और देन आपका लैम्डा। यानी आपको क्वेश्चन में ई और लैम्डा दिया रहेगा तो आप एन नंबर ऑफ फोटॉन्स तो निकाल ही सकते हैं। और एक और यही सेम चीज का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखिए एन बाई टी, यहाँ मैंने आपको बताया नंबर ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाई टाइम, यानी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी पाई बाई एच सी लिख सकते हैं ना। तो ये भी आपको कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 24 पी पाई आने वाला है। बात करते हैं आपके रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। तो जब भी जैसे फोटोन पड़ा किसी भी मेटल पे, ये आपका मेटल है, उस पे फोटोन आके पड़ा, तो उसमें से कुछ जो होती है लाइट वो अंदर ही मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्बिटिविटी, ए से डिनोट करते हैं उसको। उनमें से कुछ क्या होता है, अगर ये मेटल जो है आपका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट है, तो कुछ लाइट इसके आर पार चली जाती है ट्रांसमिमिटी के कारण, ओपेक में नहीं जाती है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते उसको ओपेक कहते हैं। तो ओपेक में लाइट पड़ती है तो वो आर पार नहीं जाती है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट चीज है तो ट्रांसमिमिटी होती है, जिसको टी से बोलते हैं, और कुछ रिफ्लेक्ट होता है जिसको आर कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्या देखा है, ओपेक का अगर हम केस देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आपका आर ए और टी, यानी आपका ट्रांसमिटिविटी हो गया, एब्जॉर्बिटिविटी हो गया, और रिफ्लेक्टेड जो होती है वो दोनों तीनों मिला के जो होती है वो 1 के बराबर होती है। लेकिन अगर आप ओपेक के लिए देखेंगे तो ये ट्रांसमिटिविटी तो होती ही नहीं है, क्योंकि ओपेक तो आर पार लाइट को जाने ही नहीं देता, इसलिए टी तो आपका 0 हो गया, यानी कि आपका आर और ए ही 1 के बराबर है, तो आर प्लस ए 1 के बराबर है। तो इसमें भी दो चीज आती है, एक होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, एक होता है परफेक्टली ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस। इसी नाम ही से आप समझ जाइए, ये ओपेक चीज है बिल्कुल। लेकिन ओपेक में भी मान लीजिए आपने एक मिरर ले लिया, मिरर क्या है आपका परफेक्टली कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन अभी हम लेके चलते हैं कि मिरर ने कोई चीज ऑब्जॉर्ब नहीं की, सबके सब रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, ओपेक में ही एक है आपका परफेक्टली रिफ्लेक्टिव, एक है आपका परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव। यानी अगर आपने मिरर रख दिया तो इसमें क्या होगा, आपका ए यानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ए पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आर 1 हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन 1 हो जाएगा। और एब्जॉर्प्टिव में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई रैंडम सा कोई ब्लैंकेट वगैरह रखा, ब्लैंकेट में तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी ना, तो इसीलिए ब्लैंकेट आपका 0 हो गया, एब्जॉर्प्शन सारी हो जाएगी लाइट ब्लैंकेट के अंदर, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो ए 1 के बराबर हो जाएगा। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव और परफेक्टली ऑब्जॉर्प्टिव का दोनों का फॉर्मूला बस जानना है, और बस ये चैप्टर खत्म है, बस ये लास्ट पेज बच गया है। तो देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आपका जो मोमेंटम अगर आप देखेंगे, P इज मोमेंटम, तो P जो है मोमेंटम इनिशियल जो होता है वो क्या है, h बाई लैम्डा है, और जो P फाइनल है वो माइनस h बाई लैम्डा है, यानी रिफ्लेक्ट पूरा का पूरा जितना का आया उतना का रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए h बाई लैम्डा का अगर आया है तो h बाई लैम्डा का रिफ्लेक्ट हो गया, बस नेगेटिव साइन किस चीज का लगा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हुआ है ऑब्वियसली। तो अगर आप f इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी होता है, तो डेल्टा P क्या होगा, T फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। P फाइनल क्या है, h बाई लैम्डा, माइनस का इनिशियल क्या है आपका माइनस h बाई लैम्डा है। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों उल्टा हो गया, P इनिशियल में क्यों माइनस साइन लगा है। अगर आप चाहे ना तो ये वाला माइनस जो है आप यहाँ भी लगा सकते हैं, माइनस बस इंडिकेट कर रहा है कि उल्टी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो P फाइनल क्या है आपका h बाई लैम्डा, माइनस का जो P इनिशियल क्या है माइनस h बाई लैम्डा, तो डिवाइडेड बाई T करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर 2h बाई टी लैम्डा इज इक्वल टू f की वैल्यू आएगी। अब आपने परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए आपने क्या निकाल लिया है, अपना फोर्स निकाल रहा है, यानी कि आपका ये जो पार्टिकल पड़ा ना वो कितने फोर्स से पड़ा। अब अगर आप h बाई लैम्डा को देखेंगे ना तो ये क्या है आपका E बाई सी के बराबर है। नहीं समझ आया, देखिए कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा के लिए अगर आप C को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, E बाई सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होगा, यानी E बाई सी की वैल्यू h बाई लैम्डा है, यहाँ h बाई लैम्डा है, तो क्यों ना इसकी जगह हम 2E बाई सी रख के ऐसे देखते हैं सेम फॉर्मूला में, तो वही क्या है हमने 2E बाई टी सी रखा है। ठीक है, और अब हम क्या निकालने वाले हैं, प्रेशर निकालने वाले हैं। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर E है, यहाँ पर T है, और E बाई टी क्या होता है, E बाई टी इज नथिंग बट आपका P इज इक्वल टू E बाई टी होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 2P बाई सी, और यहाँ P का मतलब क्या है, पावर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। ना फोर्स क्या है यहाँ पर 2P बाई ए सी है, अब ये कहाँ से आया, अब फोर्स का क्या वैल्यू आया है आपको, 2P बाई सी आया है, तो 2P बाई सी आपने रखा है, और अपॉन में एरिया तो रहेगा ही, तो एरिया आपने रखा है। अगर आपको पता होगा कि P बाई ए क्या होता है,
प्रेशर अपॉन में एरिया क्या होता है, तो वो होता है आपकी इंटेंसिटी के बराबर, इसीलिए आपका 2I/c आया, यानी आपका प्रेशर कितना है, 2 गुना इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई c। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ ये p का क्या मतलब है, इसका मतलब पावर है, फिर हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, I का मतलब इंटेंसिटी है। ओके, नाउ यहाँ पर बात करते हैं आपके परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए। परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस में आपका p इनिशियल तो होगा, यानी इनिशियली तो आएगा, लेकिन ये क्योंकि एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो जैसे यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा था, यहाँ कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी p फाइनल आपका 0 है, इसलिए डेल्टा p क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो p फाइनल 0 माइनस में इनिशियल, तो ये हो गया आपका डेल्टा p इक्वल टू प्लस में h बाई लैम्डा हो गया। अब फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा डेल्टा p बाई टी होता है, ये वाला ही फॉर्मूला है ना, फोर्स इक्वल टू डेल्टा p बाई टी, तो डेल्टा p क्या है आपका फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, तो फाइनल माइनस का इनिशियल जब आपने किया था तो प्लस h बाई लैम्डा आया था, तो h बाई लैम्डा इंटू में आप t लिख रहे हैं, और फिर क्या आ जाएगा आपका ये जो h बाई लैम्डा है, ये क्या होता है आपका ये बराबर होता है e बाई सी के, तो आपने e बाई सी और t लिखा है, तो e इज इक्वल टू टी सी हुआ आपका, है ना। तो अब यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू p बाई सी आपको यहाँ मिल चुका है, क्यों, क्योंकि आपका e बाई जो t होता है वो किसके बराबर होता है, आपका पावर के बराबर होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम किसके बराबर होता है, पावर के बराबर, तो f इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया आपका फोर्स। अगर अब आपको प्रेशर निकालना है ना, तो प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कितना निकला है, p बाई सी आपका फोर्स निकला है, तो p बाई सी अपॉन में एरिया आप ले रहे हैं, तो p बाई सी ए आप ले रहे हैं, और ये आपका पावर अपॉन में एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, तो क्या है आपका इंटेंसिटी बाई सी, यानी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, आपका प्रेशर आ गया। अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए आपका 2I/c आया था प्रेशर, और एब्जॉर्प्टिव सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए I/c आपका प्रेशर आया है। तो यही तो हम रेडिएशन प्रेशर ही तो निकाल रहे थे, और इससे आपने इजीली पता कर लिया पहले। इसका मतलब आप इससे क्या निकालेंगे ना, कि यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, यानी कितने इंटेंसिटी से यहाँ पर गिर रही है लाइट मेटल के ऊपर, उसी पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि कितना आपका रेडिएशन प्रेशर हो गया। नाउ अब बात करते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर की, यानी अभी तक हम जो मैटर पढ़ते आ रहे हैं, हम उसका फोर्स निकाल रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं, तो कभी वेव का तो प्रेशर होता नहीं है, यानी कि आपका जो लाइट है वो तो आपका मैटर है, कोई पार्टिकल है, तभी तो आप उसका फोर्स निकाल रहे हैं, कभी वेव का फोर्स प्रेशर निकलता है। लेकिन यहाँ पर आए लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने कहा नहीं बाबा नहीं, यहाँ पर आपका जो लाइट है ना वो आपका पार्टिकल तो है, मगर यहाँ पर वेव नेचर होती है आपकी। ये कैसी बात हुई कि मैटर आपका वेव है, हाँ जी वेव है। इन्होंने बोला कि जो आपका मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा होता है, यहाँ अगर आप लैम्डा को इस तरफ ले जाएंगे और h बाई p करेंगे, यानी आपका मोमेंटम, तो और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू mv, तो h बाई mv होगा, और यहाँ पर m अगर आप देखेंगे, इसीलिए क्या बोले इन्होंने कि मैटर एक वेवलेंथ है, लेकिन ये मैसिव मास के लिए नहीं एब्जॉर्बेबल है। यानी आपका देखिए यहाँ अगर मास बड़ा रहेगा तो आपकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि आपका लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मास है, यानी अगर मास जिसकी कम होती है ना उसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, इसलिए जिसकी मास कम होगी आपको उसका वेव नेचर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा, तो आपको वो मैटर, आपको वेव नहीं दिखेगी। इसीलिए तो आपका जो मैटर होता है वो तो वेवलेंथ है, लेकिन आप क्योंकि आप खुद आप इंसान हो गए, आपकी किताबें सब वेव है, मगर क्योंकि इनकी वेट इतनी ज्यादा है ना कि आपको ये वेव नेचर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये किसने बताया, लुइस डी ब्रोगली ने बताया। डुअल नेचर, जो कि अब जाके आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, कि ये लुइस डी ब्रोगली ने बताया कि क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं मैटर को वेवलेंथ के रूप में। सारे मैटर वेवलेंथ है, आप जिस फोन पे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी वेवलेंथ है, मगर आप देख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि इसका जो आपका मास है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप वेव नहीं देख पा रहे। जिसका मास कम होता है उसका आप वेव नेचर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक और फॉर्मूला होता है, आप लैम्डा को 12.27 डिवाइडेड बाय 1/v, यानी आप वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बस हो गया आपका भाई चैप्टर खत्म। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।